नमस्कार मित्रों, AVFM के मॉड्यूल डी जो कि बेस्ड है एमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, इसके टॉप 40 MCQs में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉड्यूल डी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एज फार एज AVFM इज कंसर्न, वेटेज इज कंसर्न। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल डी से आते हैं, खासकर हाइब्रिड फाइनेंस वाले टॉपिक से। एक बार तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हाइब्रिड फाइनेंस से ही पूछ दिया था, तो इसीलिए मॉड्यूल डी को अच्छे से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो उसी क्रम में दोस्तों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 40 MCQs आपके लिए मैंने सेलेक्ट किया है। एक MCQ के अंदर 3 से 4 कंसेप्ट्स होंगे, जो कि आपको मैं एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। क्यों कोई ऑप्शन गलत है, क्यों कोई ऑप्शन सही है, ये सभी चीज़ मैं बताऊंगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि जो भी डिविडेंड पेमेंट का एरियर होता है वो प्रेफरेंस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ऑफन नोन एज। पहला ऑप्शन कर रहा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि यह शेयर होल्डर को एडिशनल बेनिफिट देता है। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट कैसा देता है? जैसे एक्स्ट्रा डिविडेंड अगर कंपनी काफ़ी प्रॉफिट कमा रही हो तो, ठीक है, तो इसको क्या एक्स्ट्रा डिविडेंड देता है, एडिशनल बेनिफिट बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है पार्टिसिपेंट को यदि कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, पर यह डिविडेंड एरियर के साथ डील नहीं करता। यहाँ पे एरियर की बात की जा रही है, तो ये तो नहीं होगा। तो आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर समझा ना, कि एडिशनल बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा डिविडेंड के रूप में यदि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो, बट इट डज नॉट डील्स विद द एरियर, दैट्स द पॉइंट। नाउ द सेकेंड इज कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हमारा सही जवाब है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दिया गया तो उसका एरियर अगले साल के डिविडेंड के साथ कॉम्पेंसेट किया जाएगा। एरियर तभी ना दिया जाता है जब आपको इस साल नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2022 में कोई कंपनी है जो कि 2022 में डिविडेंड नहीं दिया, तो 2023 में कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2022 और 2023 दोनों का डिविडेंड मिलेगा। समझ में आया? एक होता है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बस करंट ईयर के डिविडेंड दे सकता है, अगर एक साल का मिस हो जाए तो उसका एरियर नहीं मिलेगा, इसीलिए नाम रखा गया नॉन कुमुलेटिव। ये भी नहीं होगा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो याद रखिएगा, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपको एरियर मिलता है पिछले सालों का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रेफरेंस शेयर आर हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ, यानी प्रेफरेंस शेयर एक हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। इनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? पहला ऑप्शन कर रहा है डिवेंचर। देखिए, डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर डेप्ट जैसे कि फिक्स रिटर्न का फ्यूचर रखते हैं, पर सिर्फ यही नहीं होता, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर के जो डेप्ट, जैसे ऑब्वियस सी बात है प्रेफरेंस शेयर में कुछ डेप्ट का भी एलिमेंट होता है। ठीक है, डेप्ट का कैसे? जैसे कि मान लीजिए फिक्स रिटर्न, डेप्ट में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है ना, राइट। तो फिक्स रिटर्न का फ्यूचर होता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता। फिर बात करें हम लोग इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑनरशिप का। ठीक है, तो ऑनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, तो इक्विटी शेयर जैसे ऑनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग का एलिमेंट होता है हमारे प्रेफरेंस शेयर में, राइट। बट अगेन सिर्फ इक्विटी ही नहीं होता, डिवेंचर एंड इक्विटी शेयर, हाँ ये सही है, ये दोनों का मिक्सचर है, डिवेंचर का और इक्विटी शेयर का। ये डिवेंचर जैसे फिक्स डिविडेंड देते हैं, आपको फिक्स डिविडेंड देगा। डिवेंचर में जैसे फिक्स डिविडेंड मिलता है वैसे इसमें भी मिलेगा आपको। और इक्विटी जैसे ऑनरशिप का एक लिमिटेड हिस्सा भी देते हैं। जैसे अगर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उनको डिविडेंड भी मिलेगा और लिमिटेड वोटिंग राइट भी मिल सकती है। तो दोनों का इसीलिए कहा जाता है मिक्सचर है, लिमिटेड वोटिंग राइट मिलती है। तो नन ऑफ दिस तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जो कि डी कर रहा है। देखिए, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे सही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है, जो कि डिवेंचर और इक्विटी शेयर का मिक्सचर होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कन्वर्टेबल, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी। पहला चीज़ मैंने आपको बताया कि जो हमारा कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें डिविडेंड एरियर फ्यूचर में भी मिलता है, बताया ना मैंने आपको, उसमें जो डिविडेंड का जो एरियर है वो आपको फ्यूचर में भी मिलेगा। और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं, जो डिवेंचर और इक्विटी दोनों के फ्यूचर लेकर आते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके एक कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया हुआ है जिसका पार वैल्यू है 500 रुपया, उसको बेचा जा रहा है 520 रुपया में, तो कन्वर्जन प्राइस क्या होगा यदि कन्वर्जन रेशियो 20 है तो? ठीक है, आइए समझते हैं। कन्वर्जन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपको कन्वर्जन प्राइस ही तो पूछा गया है। तो कन्वर्जन प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका पार वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो, पार वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताइए पार वैल्यू कितना है? 500 रुपया है। कन्वर्जन रेशियो कितना है? 20 है, तो कितना हो जाएगा? 25। मतलब हर एक शेयर 25 में कन्वर्ट किया जाएगा। सिंपल सी बात है। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब यही होता है ना कि आप बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में।
ठीक है, पार वैल्यू दिया हुआ है, बॉन्ड का अपना अपना पार वैल्यू होता है ना। जब बॉन्ड आप खरीदते हैं, जब सॉरी हाँ बॉन्ड आप खरीदते हैं तो जो आप पैसा पे करते हैं वो पार वैल्यू होता है। 500 रुपये का आपने खरीदा और आप उसको, ऑब्वियसली बात है, जब आप बॉन्ड बेचेंगे तो आपको कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा, तो 520 में आपको बेचा जा रहा है। तो कन्वर्जन रेशियो दिया हुआ है 20, मतलब पर शेयर को 20 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नहीं ये यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो है, मतलब कन्वर्जन रेशियो यानी कितना कन्वर्ट होगा वो हमें दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, इसका मतलब समझिए। तो कन्वर्जन प्राइस क्या होता है, कन्वर्जन प्राइस को इससे मतलब नहीं होता कि सेलिंग प्राइस क्या, उसको पार वैल्यू से मतलब है। कितना आपने लिया था 500 रुपये में, ठीक है, और रेशियो कितना है, ठीक है 20 है, ठीक है। तो 20 मतलब समझिए कि एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। तो हर एक शेयर 25 रुपये में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन रेशियो कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप पार वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए कन्वर्जन रेशियो से, दैट विल गिव यू ये कन्वर्जन रेशियो। अब मान लीजिए शेयर का मार्केट प्राइस है 30 रुपया, वारंट के अंदर राइट है कि आप परचेज कर सकते हैं 1 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, और इसको आप 20 रुपीज़ पर कॉमन शेयर पे एक्सरसाइज करेंगे, तो वारंट का थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगा। मतलब एक शेयर का मार्केट प्राइस है 30 रुपया और एक वारंट के थ्रू आप एक शेयर को 20 रुपये में खरीद सकते हैं। वारंट के थ्रू आप एक शेयर को 20 रुपये में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वारंट की थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगी, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है ना, वो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। एक तो होता है मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो कि मार्केट प्राइस, सिंपल सी बात है। जो हमारी वारंट की थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस पे का डिफरेंस होता है। तो मार्केट प्राइस कितना है 30 और एक्सरसाइज कितना पे हो रहा है 1 शेयर 20, तो 10। तो ये 10 जो होगी वो वारंट की थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी। पहले मैंने आपको बताया कि कन्वर्टेबल बॉन्ड का कन्वर्जन प्राइस कैसे निकाला जाता है। तो पार वैल्यू को कन्वर्जन रेशियो से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कन्वर्जन प्राइस। प्लीज़ इस फॉर्मूले को नोट करके रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन में से सवाल पूछे जाते हैं। फिर वारंट का यदि थ्योरेटिकल वैल्यू आपको निकालना कहे तो आप क्या कीजिएगा, जो हमारा मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है वही हमारा वारंट का थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 10 रुपया होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ वारंट इज रिलेटिवली डैश ऑप्शन टू बाय अ डैश एट द प्री डिटरमाइंड एक्सरसाइज प्राइस ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बताइए क्या सही जवाब है। तो वारंट क्या होता है दोस्तों, वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टर को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर इक्विटी शेयर को एक फिक्स प्राइस पर खरीदने का राइट देता है, ठीक है। मतलब एक टाइम फ्रेम लिमिट रहेगा, समझे, टाइम फ्रेम लिमिट रहेगा और उस टाइम फ्रेम के अंदर आप इक्विटी शेयर को एक फिक्स प्राइस पर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन बाय एन इक्विटी शेयर एट अ फिक्स प्राइस। इक्विटी शेयर को आप फिक्स प्राइस पर खरीद सकते हैं, राइट। तो वारंट यूजुअली लॉन्ग टर्म ऑप्शन होते हैं जो इक्विटी शेयर के लिए होते हैं, डिवेंचर जैसे नहीं होते, राइट। वारंट यूजुअली क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑप्शन होते हैं, ये याद रखिएगा, ओके। डिवेंचर शॉर्ट टर्म ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला कह रहा है शॉर्ट टर्म एंड डिवेंचर, गलत है क्योंकि वारंट एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है और इक्विटी शेयर के लिए होता है ना। टू बाय इक्विटी शेयर एट अ फिक्स प्राइस, डिवेंचर के लिए नहीं होता। फिर कह रहा है लॉन्ग टर्म एंड डिवेंचर, ये गलत है क्योंकि ये डिवेंचर के लिए होता ही नहीं है वारंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वारंट शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉन्ग टर्म एंड इक्विटी शेयर, क्योंकि वारंट जो होता है ना, वारंट के डेफिनेशन के हिसाब से ये फिट बैठ रहा है कि वारंट इज रिलेटिवली लॉन्ग टर्म ऑप्शन टू बाय इक्विटी शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड एक्सरसाइज प्राइस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वारंट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि वारंट एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन होता है कि आप इक्विटी शेयर को खरीद सकते हैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि यही हमारा एक्सरसाइज प्राइस होगा, ठीक है, हम इसी पे खरीदेंगे वारंट को, वे खरीदेंगे, और ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कि यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस क्या था, 20 रुपया था एक शेयर। आपने एक्सरसाइज कर लिया था कि हाँ 20 रुपये में ही खरीदना है, ठीक है। और मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, 30 रुपया है, ठीक है। तो वारंट के अंदर आपको राइट होता है कि आप एक शेयर खरीद सकते हैं स्टॉक का, ठीक है। और आपने एक्सरसाइज प्राइस किया तो वारंट का थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है, तो वारंट का थ्योरेटिकल वैल्यू जो होता है वो 10 रुपीज़ का होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वारंट का वैल्यू, राइट। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द की कॉम्पिटेंसी फॉर ए स्टार्टअप। बताइए, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है की कॉम्पिटेंसीज होगा स्टार्टअप के लिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके।
चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। देखिए क्रिएटिविटी स्टार्टअप का कोर स्ट्रेंथ होता है, इनोवेशन और नई सोच, है ना, इनोवेशन हुआ और नया सोच होना। अगर कोई यूनिक आइडिया या प्रोडक्ट है तो वो मार्केट में अलग दिखता है और सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप जोमेटो का एग्जांपल ले लीजिए या आप ओला का एग्जांपल ले लीजिए। इसने नए तरीके से अपना काम शुरू किया था, राइट। तो ऑब्वियसली बात है ये की कॉम्पिटेंसी होगा ही होगा। मैनेजमेंट ऑफ टाइज विद द गवर्नमेंट, देखिए यह हेल्पफुल हो सकता है लेकिन यह कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। यहाँ पे की बात की जा रही है की कॉम्पिटेंसी, यानी कि कोर कॉम्पिटेंसी की बात की जा रही है। हाँ ये हो सकता है मैनेजमेंट ऑफ टाइज विद द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी का रहा है एक्सेलेंट पब्लिक रिलेशन। पीआर जरूरी है, पब्लिक रिलेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पीआई के स्टार्टअप को सक्सेसफुल नहीं बनाता, पहले प्रोडक्ट या आइडियाज स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइडियाज है वो जरूरी होना चाहिए। खाली रिलेशनशिप से थोड़ी आप स्टार्टअप बनवा लीजिएगा। फिर एबिलिटी टू रेज लोन फ्रॉम बैंक, हाँ लोन लेना एक टूल है लेकिन क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी के बिना इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अभी हमने 3-4 कंसेप्ट क्लियर किया। पहले मैंने आपको वेरेंट के बारे में समझाया। वेरेंट याद रखिएगा, वेरेंट क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि आप किसी डिवेंचर को, ठीक है, आप किसी डिवेंचर को आप किसी इक्विटी शेयर को फिक्स प्राइस पर बाय करने के लिए एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन होता है आपके पास, वारंट कहलाता है। और स्टार्टअप के सक्सेस के लिए क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी सबसे ज़रूरी कॉम्पिटेंसीज होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी एंड अदर कॉमन सर्विसेज आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आर रेफर टू एज कॉमन सर्विसेज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या कर रहा है, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि प्लग और फेयर फैसिलिटी एंड अदर कॉमन सर्विसेज जो एंटरप्रेन्योर की अर्ली स्टार्टअप जर्नी में हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, वेंचर कैपिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंक्यूबेटर क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। इंक्यूबेटर दोस्तों उन स्टार्टअप को सपोर्ट करती है जो अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं, अर्ली स्टेज में है, ठीक है। जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आएगा, तो हमारा बेसिक इंफ्रा आएगा, प्लस इसके अंदर हमारा ऑफिस स्पेस आएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस स्पेस प्लस मेंटरशिप, ठीक है, और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर टी हब हैदराबाद का एक फेमस इंक्यूबेटर है, ठीक है। तो इंक्यूबेटर का मतलब समझ में आया, यह फैसिलिटी उन स्टार्टअप को सपोर्ट करती है जो अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या कर रहा है कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटी एंड कॉमन सर्विस एग्जांपल ऑफ वाटर रेफर टू एट कॉमन सर्विस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्ली स्टेज, लिखा है ना, एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है अर्ली स्टेज, तो इंक्यूबेटर बिल्कुल सही जवाब है। एक्सेलरेटर क्या होता है? एक्सेलरेटर हमारा ग्रोथ स्टेज में आ चुके हैं, ये क्या आ चुके हैं? ग्रोथ स्टेज में, ठीक है, जो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पे फोकस किस पे होता है? यहाँ पे फोकस होता है मेंटरशिप पे, यहाँ फोकस होता है मेंटरशिप पे और फंडिंग पे। फिर एक होता है एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है? यह एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एंजल इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पर यह प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। जो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी है ना, ये कहाँ पे होता है? हमारा इंक्यूबेटर पे ही होता है, ठीक है। और वेंचर कैपिटल प्लेटफॉर्म तो आप जानते ही होंगे, यह फंड प्रोवाइड करता है, बस इंक्यूबेशन से अलग है। तो इसका सही जवाब क्या है? हमारा इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर इज़ द परफेक्ट आंसर। दोस्तों आपको यदि एमसीक्यूज़ की रिक्वायरमेंट है एवीएफएम के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारे पास 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं एवीएफएम के, यूनिट वाइज। हर एक यूनिट के दोस्तों 100 एमसीक्यूज़ हैं और 25 यूनिट है, लगभग आप मान के चलिए 2000 से लेकर 2500 एमसीक्यूज़ हैं। उसके अलावा आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आप क्वेश्चन बैंक में ले सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर। यदि आप उतना एमसीक्यू करके जाते हैं दोस्तों, आपको कोई रोक नहीं सकते एवीएफएम एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से। 50 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने हर एक तरह के क्वेश्चन को कर लिया ना, बुक के हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो और क्या चाहिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द डिकेड स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2000 विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज इन इंडिया में बी कंसिडर्ड अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। बताइए, पहला कह रहा है टाटा कंसल्टेंसी। तो देखिए ये तो आईटी का जायंट माना जाता है और ये 1968 में बना था, स्टार्टअप कैटेगरी में नहीं आता है। फिर कह रहा है क्रॉम्पटन एंड ग्रिप्स, यह एक पुरानी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि 1937 से काम कर रही है, 1937। फिर कह रहा है बड़ौदा रैन, यह एक फाइनेंशियल नाम लग रहा है और इसका किसी एस्टेब्लिश स्टार्टअप का एग्जाम्पल नहीं है। फ्लिपकार्ट, यस, फ्लिपकार्ट 2007 में शुरू हुआ था और ई कॉमर्स स्पेस में एक रिवॉल्यूशन ले आया। इसका शुरुआत अब तक का सफ़र एक क्लासिक स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी है, राइट। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट। फिर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इंडियन स्टार्टअप मूवमेंट हैज़ एक्सपेंडेड ग्रेटली इन द रिसेंट ईयर। तो अभी हमने 2-3 कॉन्सेप्ट पर एक बार उसको रिकॉल कर लिया जाए। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मैंने आपको समझाया इंक्यूबेटर के बारे में। इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर स्टार्टअप की शुरुआती ग्रोथ स्टेज के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी और मेंटरशिप प्रोवाइड करती है। फिर मैंने आपको बताया सक्सेसफुल स्टार्टअप। फ्लिपकार्ट एक आइकॉनिक इंडियन स्टार्टअप है जो 2000 के बाद बना और ई कॉमर्स में टॉप पोजीशन तक पहुँचा। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इंडियन स्टार्टअप मूवमेंट हैज़ एक्सपेंडेड ग्रेटली इन द रिसेंट ईयर। बताइए किस फील्ड में सबसे ज़्यादा रिसेंटली ईयर में इंडिया के स्टार्टअप मूवमेंट कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किए हैं? ई कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, डायमंड। तो इंडिया में दोस्तों इंडिया में स्टार्टअप का बूम जो है ना ई कॉमर्स फील्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इंडिया, मीशो, नाइका जैसे बिजनेस ने इन स्पेस में इनोवेशन और कन्वीनियंस का रिवॉल्यूशन ले आया। यह सेक्टर कंज्यूमर डिमांड और डिजिटल पेनिट्रेशन की वजह से सबसे आगे है। ठीक है, तो इंडिया में स्टार्टअप का बूम किस कारण से आया है? ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा आया है। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ स्टार्टअप का एक्सपेंशन लिमिटेड है। टेक्सटाइल भी नहीं होगा, टेक्सटाइल एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है और इनोवेशन यहाँ पे स्लो पेस पे हो रहे हैं। और डायमंड भी नहीं होगा, क्योंकि डायमंड भी एक नाइकी और ट्रेडिशनल मार्केट है जो स्टार्टअप के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है। सबसे बड़ा अट्रैक्टिव वाला कौन सा सेक्टर है हमारा? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज यूज्ड एज वन ऑफ द यार्ड स्टिक टू इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ न्यू बिजनेस? यानी नए बिजनेस की सक्सेस को इवेल्युएट करने के लिए कौन सा फैक्टर एक मेजर यार्ड स्टिक है? पहला कह रहा है मार्केट शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन, प्रॉफिट। मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, लेकिन सक्सेस को इवैल्यूएट करने के लिए वैल्यूएशन ज़्यादा डोमिनेंट है। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और देखिए तो ऑप्शन सी का रहा है वैल्यूएशन, बिल्कुल सही बात है। यह एक क्रिटिकल फैक्टर होता है, क्रिटिकल मैट्रिक होता है जो बिजनेस की वर्थ को दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि बायजूस हो गए, ओयो रूम हो गए, इनकी वैल्यूएशन ने उनकी सक्सेस को हाईलाइट किया। एवेन्यू फॉर प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, तभी वैल्यूएशन ज़्यादा थी इनकी। और प्रॉफिट स्टार्टअप के लिए अर्ली स्टेज में प्रॉफिट सेकेंडरी होता है, वैल्यूएशन ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अभी जो हमने 3 क्वेश्चन देखे उसे की कंसेप्ट एक बार रिकॉल कर लें। पहले मैंने आपको ई कॉमर्स के बारे में बताया। ई कॉमर्स इंडिया के स्टार्टअप मूवमेंट का सबसे बड़ा ग्रोथ सेक्टर है। फ्लिपकार्ट, मेसो जैसे प्लेयर ने इस फील्ड में रिवॉल्यूशन लाया है। फिर हमने दूसरा बात की वैल्यूएशन के बारे में। स्टार्टअप की सक्सेस का एक मेजर यार्डस्टिक वैल्यूएशन होता है, जो कि इन्वेस्टर और मार्केट में उनकी वर्थ को शो करता है, यानी उनकी वैल्यूएशन कितनी है। राइट, आगे बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट विल बी एसोसिएटेड विद वेंचर कैपिटल? कौन सा प्रोजेक्ट वेंचर कैपिटल के साथ एसोसिएटेड है? पहला कह रहा है अ ब्रांड न्यू वेंचर इन द स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर में ब्रांड न्यू वेंचर। तो देखिए स्टील सेक्टर में इनोवेशन की पोटेंशियल लिमिटेड है, इसलिए वेंचर कैपिटल के लिए ये अट्रैक्टिव नहीं होगा। राइट, तो स्टील सेक्टर में इनोवेशन है ही नहीं, तो वेंचर कैपिटल के लिए यह अट्रैक्टिव नहीं होता है। फिर कह रहा है ब्रांड न्यू एंडरवियर स्टार्टेड बाय आईआईटी एंड आईएम पास आउट इन्वॉल्विंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हाँ, यह परफेक्ट मैच है। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी या इनोवेटिव आइडिया पर बेस्ड हो, क्योंकि यह हाई ग्रोथ और स्केलेबिलिटी प्रॉमिस करता है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो हाई ग्रोथ है और दूसरा क्या है हमारा स्केलेबल है। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि ब्रांड न्यू एंडरवियर विद हाई लेवल ऑफ रिस्क। तो रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पर कटिंग एज इनोवेशन के बिना वेंचर कैपिटल का फोकस नहीं होता। ऑप्शन डी कह रहा है न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद वेल नोन बिजनेस हाउस। देखिए वेल नोन बिजनेस हाउस के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट ऑलरेडी रेयरली इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका फोकस नए और यूनिक आइडियाज़ पे होता है। तो सही जवाब है कि ब्रांड न्यू एंडरवियर स्टार्टेड बाय आईआईटी एंड आईएम पास आउट इन्वॉल्विंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इन मोस्ट केसेज द लाइफ स्पैन ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड आर प्रीडिटरमाइंड टू बी अराउंड। तो प्राइवेट इक्विटी फंड का लाइफ स्पैन यूजुअली कितना होता है? 5 साल, 10 साल, 7 साल या 8 साल। देखिए प्राइवेट इक्विटी फंड के बारे में थोड़ा जानकारी आप ले लीजिए कि यह एक तरह का क्लोज्ड एंड इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, जिनका लाइफ स्पैन पहले से डिसाइड किया जाता है, जो कि यूजुअली 10 साल का होता है। ठीक है, तो 5 साल बहुत कम ड्यूरेशन है प्राइवेट इक्विटी फंड के एग्जिट प्लान के लिए। ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, ये नहीं होगा। 10 साल की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट इक्विटी फंड का लाइफ स्पैन इतना ही होता है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया। पहले मैंने आपको बताया कि वेंचर कैपिटल के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव आइडिया वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए आइडियल होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट इक्विटी का लाइफ स्पैन होता है यूजुअली 10 साल के लिए ऑपरेट करते हैं, ताकि उनका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज हो। चलिए आगे बात करते हैं। द मेथड बाय विच अ वेंचर कैपिटल फंड विल बी रिलीज इट्स इन्वेस्टमेंट इन अ फर्म इज़ नोन एज। यानी एक वेंचर कैपिटल फंड जो अपना इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्जिट रूट, अरेंजिंग अल्टरनेटिव प्राइवेट इक्विटी, बोनस शेयर, एक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। तो देखिए सही जवाब पहला ऑप्शन कर रहा है एग्जिट रूट। यानी सवाल समझ में आया आपको? एक वेंचर कैपिटल फंड जो अपना इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो वेंचर कैपिटलिस्ट अपने रिटर्न तब रियलाइज़ करता है जब वो अपने इन्वेस्टमेंट को किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के जरिए मोनेटाइज करता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, वेंचर कैपिटल फंड जो है अपना इन्वेस्टमेंट तब रियलाइज़ करता है जब वो अपने इन्वेस्टमेंट को किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के जरिए मोनेटाइज करता है। अब यह एग्जिट रूट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं।
ठीक है। तो पहला क्या तरीका है, एक तरीका है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि हम स्टेक को बेचें किसी दूसरे इन्वेस्टर को, यानी सेलिंग स्टेक। और तीसरा तरीका हो सकता है मर्जर या एक्विजिशन, ठीक है। तो ये 3 तरीके से जो है वेंचर कैपिटल फंड जो है अपने इन्वेस्टमेंट को फर्म में रियलाइज़ कर सकता है, राइट। तो ऑप्शन जरा देखें, पहला ऑप्शन कह रहा है एग्जिट रूट, तो एग्जिट रूट करेक्ट है क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ करने का मेथड है। फिर कह रहा है अल्टरनेट अरेंजिंग अल्टरनेट प्राइवेट इक्विटी, तो ये एग्जिट नहीं है बल्कि ये एक और फंडिंग का स्टेप होता है। फिर कह रहा है बोनस शेयर, तो बोनस शेयर एक मेथड नहीं है जो एग्जिट के लिए यूज़ किया जाए। और एक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, तो यह भी एक नई फंडिंग राउंड के लिए होता है, यानी एग्जिट के लिए नहीं होता है। सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर है एग्जिट रूट सही जवाब है, राइट। फिर अगला सवाल है कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय, तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत किसको होती है, सभी कंपनी को होती है, तो गलत है क्योंकि वेंचर कैपिटल के हर तरह के बिजनेस के लिए नहीं होता। फिर कह रहा है कंपनी ऑन बाय द गवर्नमेंट, कंपनी ऑन बाय द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट कंपनी वेंचर कैपिटल फंडिंग नहीं लेती क्योंकि उनके लिए अलग फंडिंग मैकेनिज्म होते हैं। एंटरप्रेन्योर हु हैव इनोवेटिव कंसेप्ट, हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट का फोकस होता है हाई रिस्क हाई रिवार्ड इनोवेटिव बिजनेस पर, जो कि क्या होता है स्केलेबल होता है, राइट। जैसे मान लीजिए पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, इन्होंने अपनी शुरुआत वेंचर कैपिटल से ही तो की थी। ऑल ऑफ द एफोर मैंसन्ड, तो ये गलत है क्योंकि वेंचर कैपिटल फंडिंग सेलेक्टिवली दी जाती है इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए। तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मैंने अभी 2 चीज़ बताएं, पहले आपको बताया एग्जिट रूट के बारे में। तो एग्जिट रूट वेंचर कैपिटलिस्ट अपने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ करते हैं IPO, मर्जर या स्टेक सेल के जरिए। और दूसरा मैंने आपको बताया वेंचर कैपिटल के बारे में, यह फंडिंग उन एंटरप्रेन्योर के लिए होती है जो इनोवेटिव और स्केलेबल आइडिया पर काम करते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, जो कि है प्राइवेट इक्विटी फंड विल टिपिकली रेज कैपिटल बाय, ठीक है। तो प्राइवेट इक्विटी फंड कैपिटल कैसे रेज करेंगे, तो पहला कर रहा है पीपल विद सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल फुटप्रिंट के जरिए, तो यह वेल्दी इंडिविजुअल और HNI को रेफर करता है जो प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है पेंशन फंड, पेंशन फंड एक मेजर इन्वेस्टर कैटेगरी है क्योंकि यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल होता है। फिर कह रहा है फंड ऑफ फंड, तो फंड ऑफ फंड क्या है, यह वह फंड होते हैं जो डायरेक्टली किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते पर अलग अलग प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एवरी वन ऑफ द अबव सही जवाब है क्योंकि प्राइवेट इक्विटी फंड इन सभी सोर्सेज से कैपिटल रीच कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका पीपल विद सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल फुटप्रिंट हो, पेंशन फंड हो, फंड ऑफ फंड हो, ठीक है। तो ये सब के सब इनके इक्विटी रेजिंग के टेक्निक होते हैं, कैपिटल रेजिंग टेक्निक होते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट एग्जैक्टली डट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द फील्ड ऑफ स्टडी नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क टुवर्ड द गोल ऑफ मेकिंग पीपल मोर इंटेलिजेंट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल लोगों को और इंटेलिजेंट बनाना है। बी कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल दुनिया को ज़्यादा सेफ बनाना है। सी कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन गोल इंटेलिजेंट मशीन बनाना है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्राइमरी गोल है डेटा माइनिंग। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, लोगों को और इंटेलिजेंट बनाना, गलत। एआई का पर्पज़ मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है, ह्यूमन को नहीं। बी कह रहा है दुनिया को ज़्यादा सेफ बनाना, ये भी इनडायरेक्टली एआई का इनडायरेक्टली यह बेनिफिट हो सकता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट रिड्यूस करते हैं, लेकिन यह इसका प्राइमरी गोल नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इंटेलिजेंट मशीन बनाने का काम, बिल्कुल सही। एआई का मेन फोकस है इंटेलिजेंट सिस्टम और मशीन डेवलप करना जो ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग और लर्निंग कर सके। ऑप्शन डी कह रहा है डेटा माइनिंग, तो डेटा माइनिंग एआई का एक एप्लीकेशन हो सकता है पर यह उसका मेन गोल नहीं है। तो अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन में हमने देखा कि जो प्राइवेट इक्विटी कैपिटल रेजिंग होता है, यानी वेल्दी इंडिविजुअल, पेंशन फंड, फंड ऑफ फंड से पैसा रेज करते हैं। और दूसरा हमने एआई के बारे में बात की। एआई इंटेलिजेंट मशीन बनाने का एक फील्ड है जो ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को रेप्लिकेट करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के से कौन से बेनिफिट मिलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है शॉर्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम। देखिए एआई का मेन बेनिफिट होता है कि यह प्रॉब्लम सॉल्विंग को काफ़ी फास्ट बना देता है। जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं, तो ये हेल्थ केयर में क्या होता है कि जैसे आप एआई को हेल्थ केयर में यूज़ करेंगे ना, तो आपकी डिजीज़ को क्विकली डायग्नोज कर देगा। फिर ऑप्शन भी कर रहा है कंट्रीब्यूट टू द प्रोविजन ऑफ सेफ्टी। तो देखिए एआई सेल्फ ड्राइविंग कार और प्रेडिक्टिव सेफ्टी सिस्टम के जरिए सेफ्टी इंक्रीज करता है। जैसे एआई को आप यूज़ कर सकते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया में, जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया होते हैं वहाँ पे एआई का यूज होता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन कर रहा है हैविंग द मेंटल कैपेसिटी टू रीजन मेक्स द प्रोसेस गो मोर स्मूथली।
इसका क्या मतलब हुआ? ऑप्शन सी कह रहा है कि एआई डिसीजन मेकिंग को रीजन बेस्ड बना के स्मूथ और एफिशिएंट बना देता है। ठीक है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द एफोर मेंशन, यानी सब के सब, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ परफेक्ट होगा। तो ये सभी के सभी एआई के बेनिफिट्स है। एआई हेल्थ केयर में यूज होगा, जिससे आपका अमाउंट ऑफ टाइम कम हो जाएगा। एआई जो है एक्सीडेंट प्रोन ये जो कार्स होते हैं एरियाज़ में यूज किया जाता है ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए। उसके बाद एरिया जो है एआई जो है हमारा मेंटल कैपेसिटी होता है ताकि वो प्रोसेस को स्मूथली कर सके। तो ये सभी चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज, और अच्छा ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम? कौन सा डोमेन इंटेलिजेंट सिस्टम के डेवलपमेंट में मैक्सिमम पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करता है? फिलॉसफी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑप्शन ए कर रहा है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी से हम एथिक्स और लॉजिक को समझते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो फिलॉसफी से हमें क्या समझ में आता है? फिलॉसफी से हमें लॉजिक समझ में आता है और एथिक्स समझ में आता है। ठीक है, और ये कहाँ हमें हेल्प करती है? एआई के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ये हमें हेल्प कहाँ करेगी? डिसीजन मेकिंग में, राइट। उसके बाद यदि हम बात करें बायोलॉजी की, तो देखिए बायोलॉजी से हम नेचर की इंटेलिजेंस को समझते हैं, राइट। हम क्या समझते हैं? नेचर की इंटेलिजेंस को, राइट। बायोलॉजी से हम नेचर की इंटेलिजेंस को समझते हैं, और जैसे कि ब्रेन का वर्किंग कैसा है, और ये क्या करता है? एआई के न्यूरल नेटवर्क में हेल्प करता है। ये कहाँ हेल्प करता है? हमें न्यूरल नेटवर्क में हेल्प करता है, राइट। तो ये हो गया बायोलॉजी। सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी से सोशल बिहेवियर को समझते हैं, नाम से ही क्लियर है ना, सोशियोलॉजी। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? सोशल बिहेवियर को समझते हैं, राइट। एआई के सोशल सिस्टम और ह्यूमन इंटरेक्शन मॉडल को इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। क्योंकि दोस्तों एआई को डेवलप करने में इन सभी डोमेन का कंट्रीब्यूशन है। फिलॉसफी, लॉजिक एंड एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, बायोलॉजी, नेचर इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, सोशियोलॉजी, सोशल बिहेवियर। सो याद रखिएगा कि एआई को डेवलप करने में इन सभी डोमेन का कंट्रीब्यूशन है। तो अभी हमने दो कंसेप्ट सीखे यहाँ से। पहले मैंने आपको एआई के बेनिफिट्स के बारे में बताया। तो एआई का बेनिफिट्स आप याद रखेंगे कि यह टाइम सेव करता है, हमारी सेफ्टी को इम्प्रूव करता है, ये हमारे स्मूथ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये तो एआई के बेनिफिट्स हो गए। और हमने अभी आपको इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में बताया। इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलपमेंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया फिलॉसफी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, राइट। इन सभी डोमेन का एआई के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल है। ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल टेल यू वेदर और नॉट ऑल योर प्रोजेक्शन, हाइपोथेसिस, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, ऑपरेशनल प्लान आर इंटरनली कंसिस्टेंट, रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। बहुत अच्छा सवाल है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। इनमें से कौन सा इक्वेशन आपको यह बताएगी कि आपका प्रोजेक्शन, हाइपोथेसिस, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, ऑपरेशनल प्लान इंटरनली कंसिस्टेंट, रियलिस्टिक और अटेनेबल है? ऑप्शन ए कर रहा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी पर इक्विटी। देखिए यह बेसिक इक्वेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैलेंस करने में मदद करती है। अगर आपका बैलेंस सही है तो आपका प्रोजेक्शन भी इंटरनली कंसिस्टेंट होगा। ये जो प्रोजेक्शन की बात की जा रही है ना, दिस विल बी ऑल्सो भी कंसिस्टेंट, यदि आपका बैलेंस सही है तो। यह इक्वेशन आपको इंश्योर करने में हेल्प करता है कि आपका फाइनेंशियल प्लान रियलिस्टिक है। ठीक है, रियलिस्टिक है या नहीं है, इंटरनल कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है समझने में। कॉस्ट बराबर एसेट प्लस इक्विटी। अब देखिए ये गलत है, क्योंकि कॉस्ट और एसेट को डायरेक्टली इक्वेट नहीं किया जा सकता। फिर कर रहा है इक्विटी बराबर लायबिलिटी पर इन्वेंट्री। ये भी गलत है। इक्विटी और लायबिलिटी का रिलेशन इन्वेंट्री से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। और डी कर रहा है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस इक्विटी। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लायबिलिटीज़ को बैलेंस करने के लिए एसेट और इक्विटी की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या देखा, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस इक्विटी, राइट। तो जब आप बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के जो एक साइड होते हैं उसमें हम लोग एसेट को शो करते हैं, राइट, और एक साइड होते हैं हम लोग लायबिलिटी को शो करते हैं। और एक चीज़ लायबिलिटी के साइड ही ना कुछ हमारे इक्विटी भी पोर्सन आता है, यानी ऑनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आता है। और यही हमारा बैलेंस शीट का बेसिक इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपसे, व्हेन प्रोजेक्टिंग द लेवल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको पीपीई कहा जाता है, एज वेल एज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएटिंग एक्सपेंस दैट वुड बी लिंक्ड विथ इट, व्हाट फैक्टर शुड यू टेक इनटू कंसिडरेशन। यानी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के प्रोजेक्शन और डेप्रिसिएटिंग एक्सपेंस को एस्टिमेट करते वक्त आपको किस फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए?
पहला कह रहा है एसेट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन नेचर, बी कह रहा है करेंट यूटिलाइजेशन लेवल एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, सी कह रहा है आपका द इन्वेंट्री एंड द स्ट्रेटजीज, और डी कह रहा है मर्चेंडाइजिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है एसेट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म एसेट का डेप्रिसिएशन और यूजेस की प्लानिंग अलग होती है। यानी जो हमारे शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं ना, इनका डेप्रिसिएशन, इनका यूजेस का प्लानिंग अलग होता है। फिर बी कह रहा है कि करेंट यूटिलाइजेशन लेवल एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, बिल्कुल सही, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी और प्लांट की करेंट यूटिलाइजेशन और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान को ध्यान में रखते हुए आपको डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट नीड्स की एक्यूरेट प्रोजेक्शन बनानी होती है, राइट। आपको ये देखना होता है कि अभी का यूटिलाइजेशन लेवल क्या है, फ्यूचर का एक्सपेंशन प्लान क्या है हमारे प्रॉपर्टी का, प्लांट का, और उसी हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन और के बारे में ध्यान रखना होता है, डेप्रिसिएशन का एक्यूरेट प्रोजेक्शन बनाना होता है। अगर एक्सपेंशन प्लान है तो इक्विपमेंट और रिलेटेड डेप्रिसिएशन हायर होते हैं। फिर कह रहा है द इन्वेंट्री एंड स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजी, तो यह भी इन्वेंट्री और स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजी इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन का रिलेशन डायरेक्टली एसेट और यूजेज लेवल से होता है, ठीक है। फिर कह रहा है मर्चेंडाइजिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजी, तो यह भी रेलिवेंट है पर डायरेक्टली प्रॉपर्टी और प्लान के प्रोजेक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो सही जवाब क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए अभी हमने दो क्वेश्चन देखे, पहले मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में समझाया, जिसमें एक तरफ एसेट होता है और एक तरफ होता है हमारा लायबिलिटी प्लस इक्विटी होता है। दूसरा मैंने अभी आपको ये बताया कि प्रोजेक्शन फॉर प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, तो जब आप प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट का प्रोजेक्शन करते हैं ना, तो दो चीज़ों को देखते हैं। पहले तो आप ये देखते हैं कि करंट यूटिलाइजेशन क्या है, और फिर आप ये देखते हैं कि फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, ताकि आप प्रोजेक्ट के डेप्रिसिएशन को करेक्टली एस्टिमेट कर सकें, ठीक है, तो प्रोजेक्ट कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, तो दो चीज़ याद रखिएगा, करंट यूटिलाइजेशन लेवल एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं। When you are developing a model for forecasting, it is essential to keep in mind that sales forecasting is an iterative process. ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कि जब आप फोरकास्टिंग मॉडल डेवलप कर रहे होते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप यह समझें कि सेल्स फोरकास्टिंग एक इटरेटिव प्रोसेस है। और ऑप्शन ए कह रहा है एक्यूरेट साइंस है। देखिए सेल्स फोरकास्टिंग एक एग्जैक्ट साइंस नहीं होती, मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना मुश्किल। डेवलप कर रहे हैं एक मॉडल को फोरकास्टिंग के लिए, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप यह समझें कि सेल्स फोरकास्टिंग एक इटरेटिव प्रोसेस है। और क्या समझना जरूरी है, पहला कह रहा है एक्यूरेट साइंस, तो सेल्स फोरकास्टिंग एक एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है, मार्केट कंडीशन और कंज्यूमर बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। ऑप्शन बी कह रहा है नाइदर फेलिसियस नॉर स्केप्टिकल इन नेचर, तो देखिए यह भी गलत है, क्योंकि फोरकास्टिंग में अनसर्टेनिटीज और एजम्पशन होते हैं जो कभी कभी इम्परफेक्ट होते हैं। फिर कह रहा है नॉट क्वाइट अ परफेक्ट साइंस, देखिए बिल्कुल सही बात है कि सेल्स फोरकास्टिंग एक इम्परफेक्ट साइंस है, हर प्रेडिक्शन में अनसर्टेनिटीज होती है, राइट। इन एवरी प्रेडिक्शन देयर इज अनसर्टेनिटीज, और यहाँ भी दोस्तों इसलिए आपको मल्टीपल इटरेशन की ज़रूरत होती है, राइट। तो फोरकास्टिंग एक इम्परफेक्ट साइंस इसलिए है कि हर प्रेडिक्शन में अनसर्टेनिटीज़ होती है और एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आपको मल्टीपल इटरेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार इटरेट किए और बस हो गया, नहीं, आपको मल्टीपल इटरेट करना पड़ेगा। अ जेन्युइन पाथ लीडिंग इनटू फ्यूचर, देखिए फोरकास्टिंग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश है, लेकिन यह एक एग्जैक्ट पाथ नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नॉट क्वाइट अ परफेक्ट साइंस। चलिए आगे बात करते हैं। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एबल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी डैश सक्सेस बाय डूइंग एनालिसिस ऑफ द कंपनी डैश परफॉर्मेंस, यानी जो फाइनेंशियल सिस्टम के यूजर होते हैं, यूजर को कंपनी के डैश सक्सेस को समझने में मदद मिलती है जब वो कंपनी के डैश परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। देखिए दो यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हिस्टोरिकल और फ्यूचर, तो पढ़िए एक बार, यदि आप यहाँ हिस्टोरिकल लिखते हैं तो इसका सही क्या होगा, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेटर एबल टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी फ्यूचर कंपनी हिस्टोरिकल सक्सेस बाय डूइंग एनालिसिस ऑफ कंपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब ये उल्टा नहीं लग रहा है आपको, एक्चुअली इसका सही जवाब होगा प्रेजेंट। देखिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं करते। फिर कह रहा है फ्यूचर एंड पास्ट, मतलब यहाँ फ्यूचर लिख दीजिए, यहाँ पास्ट लिख दीजिए। फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, जबकि फाइनेंशियल सिस्टम पास्ट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देखिए प्रेजेंट परफॉर्मेंस के एनालिसिस से हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम मेन फोकस पास्ट डेटा पे होता है। ऑप्शन डी कह रहा है प्रेजेंट एंड पास्ट, ये सही जवाब है। फाइनेंशियल सिस्टम आपको कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है और इससे आपको प्रेजेंट सक्सेस और फ्यूचर पोटेंशियल को समझने में मदद मिलती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है डी।
एक्चुअली ये बी नंबर सही होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको फ्यूचर सक्सेस के बारे में पता चलता है बाय डूइंग कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस। प्रेडिक्शन कर सकते हैं ना कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी स्टेप इन द डेटा पैटर्न एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दैट यूटिलाइजेज इंटेलिजेंट मेथड। सवाल ये कर रहा है कि कौन सा स्टेप डेटा पैटर्न एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ज़रूरी होता है जो इंटेलिजेंट मेथड का यूज करता है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला कह रहा है टेक्स्ट माइनिंग। देखिए टेक्स्ट माइनिंग का यूज़ डेटा के टेक्स्ट फॉर्म में पैटर्न निकालने के लिए होता है, लेकिन ये डेटा माइनिंग का एक सबसेट है, ठीक है, तो टेक्स्ट माइनिंग नहीं होगा। फिर कह रहा है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट का काम डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करना होता है। आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर यह पैटर्न एक्सट्रैक्शन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे पैटर्न एक्सट्रैक्शन की बात की जा रही है। देख सकते हैं ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेटा पैटर्न एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो ये नहीं होगा। डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग का यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, पर पैटर्न एक्सट्रैक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। डेटा माइनिंग, बिल्कुल सही। डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज डेटा सेट को, हमारे पास जो लार्ज डेटा सेट होते हैं उसको हम लोग मीनिंगफुल पैटर्न और इंसाइट एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंटेलिजेंट मेथड के माध्यम से यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो लार्ज डेटा सेट है उससे हम पैटर्न निकाल सकते हैं, राइट, उससे हम इंसाइट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यह स्टेप पैटर्न एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए तो ये बातें समझ में आई डेटा माइनिंग के, इसका सही जवाब क्यों है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ISO 14001 क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एन एक्सट्रीम डेंजरस ग्रीन हाउस गैस, a European Union law on the reduction of pollution, a water quality regulation established by the Environmental Act, an international standard that specify auditing best practices for organization environmental management system and policies। क्या लगता है। देखिए दोस्तों ISO से सवाल हर एक साल आता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ISO है जो कि आपको जरूर देख के जाने चाहिए। उसमें से एक ये है, देखिए ऑप्शन ए गलत है, ग्रीन हाउस गैस से रिलेशन है ही नहीं। ऑप्शन बी भी गलत है, ISO 14001 जो है यूरोपियन यूनियन लॉ नहीं है। ऑप्शन सी वाटर क्वालिटी रेगुलेशन एस्टैब्लिश बाय एनवायरमेंटल एक्ट, ये भी गलत है, ISO 14001 वाटर क्वालिटी रेगुलेशन से नहीं है। ऑप्शन डी सही है। तो देखिए ISO 14001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और पॉलिसीज़ की ऑडिटिंग बेस्ट प्रैक्टिस स्पेसिफाई करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तो हमने अभी दो क्वेश्चन देखे। पहले क्वेश्चन में हमने डेटा माइनिंग को समझा। मैंने आपको बताया कि जो डेटा माइनिंग होता है वो एक ज़रूरी स्टेप है जो लार्ज डेटा सेट से मीनिंगफुल पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करता है। और फिर मैंने आपको बताया कि ISO के बारे में, ISO 14001 के बारे में, यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन वॉश इज अ कंपनी अटेम्प्ट टू इम्प्रूव इट्स इन्वायरमेंटल इमेज एज अ मीन ऑफ प्रमोटिंग इटसेल्फ एंड इट्स प्रोडक्ट एंड गेनिंग कस्टमर विदाउट नेसेसरली हैविंग एनी जेन्युइन सब्सटेंस टू बैकअप इट क्लेम। अब ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ग्रीन वॉश क्या है। यह एक कंपनी का अटेम्प्ट होता है अपने इन्वायरमेंटल इमेज को इम्प्रूव करने का बिना किसी जेन्युइन सब्सटेंस के, ताकि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है अ नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट शुड बी सपोर्टेड इफ कंडक्टेड पॉजिटिवली एंड रिस्पॉन्सिबली, अ प्रोहिबिटेड एक्शन दैट इज अनप्लीजेंट, अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट इज इग्नोरेबल, अ प्रैक्टिस एम्प्लॉयड बाय मल्टीनेशनल फर्म टू अवॉइड पेइंग टैक्स। देखिए ऑप्शन ए जो है ना हमारा अननेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको सपोर्ट करना चाहिए यदि पॉजिटिवली और रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट किया जाए तो। प्रोहिबिटेड नहीं है, एडवर्टाइजिंग भी नहीं है, राइट, क्योंकि ग्रीन वॉशिंग सिर्फ इग्नोर करना नहीं, राइट, यह मिसलीडिंग क्लेम है। और ऑप्शन डी कर रहा है प्रैक्टिस एम्प्लॉयड बाय एमएनसीज फ्रॉम टू अवॉइड पेइंग टैक्स, तो टैक्स से कोई मतलब ही नहीं है। ये टर्म आपको ग्रीन वॉशिंग क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी समझते हैं ना, इस एनर्जी को बार बार यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। वेव है, बिल्कुल है, वेव आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो ओशियन वेव से एनर्जी जनरेट करता है। विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल है, विंड टर्बाइन का यूज करके एनर्जी जनरेट की जाती है। फिर सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल है, सोलर पैनल सनलाइट से एनर्जी जनरेट करते हैं। कोल नहीं होगा क्योंकि कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। कोल क्या है हमारा, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। ये फॉसिल्स फ्यूल्स जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं, तो कोल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इशू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इन इंडिया? पहला बैंक कौन सा है जिसने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को, कौन सा पहला बैंक इंडियन बैंक जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू करने वाला था? SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, यस बैंक। तो देखिए SBI ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किए हैं, लेकिन पहला नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी नहीं होगा, HDFC ने भी होगा। सही जवाब है यस बैंक। तो यस बैंक ने पहला इंडियन बैंक है जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू कर रहा है। तो अभी हमने दो चीज़ें देखी, ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, और हमने फिर यस बैंक के बारे में देखा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन बॉन्ड आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हुज प्रोसीड फाइनेंस न्यू और एग्जिस्टिंग ग्रीन इनिशिएटिव दैट क्वालिफाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट कवर्ड बाय द ग्रीन बॉन्ड ऑब्जेक्टिव? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि जो ग्रीन बॉन्ड है वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज न्यू या एग्जिस्टिंग ग्रीन इनिशिएटिव को फाइनेंस करने के लिए होता है। तो सवाल ये कर रहा है कि ग्रीन बॉन्ड के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कौन सा एक्टिविटी कवर्ड नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है एफर्ट टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट अल्टरेशन, चेंजेस टू द डेमोग्राफी, और लास्ट कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखिए इसका ऑप्शन ए की बात करें, एफर्ट टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन, यह एक्टिविटी ग्रीन बॉन्ड के ऑब्जेक्टिव में इंक्लूडेड है क्योंकि एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट करना ग्रीन इनिशिएटिव का पार्ट है। नॉट कवर्ड कर रहा है, ये तो होगा। क्लाइमेट अल्टरेशन, देखिए क्लाइमेट अल्टरेशन भी ग्रीन बॉन्ड के ऑब्जेक्टिव में कवर होता है क्योंकि यह इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कर रहा है चेंजेस टू द डेमोग्राफी, चेंजेस टू द डेमोग्राफी बिल्कुल सही है। डेमोग्राफी के चेंजेस ग्रीन बॉन्ड के ऑब्जेक्टिव में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। आप सीधे पूछा जा रहा है कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड का मेन फोकस कहाँ पे है? ग्रीन बॉन्ड का मेन फोकस है हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर, ना कि सोशल या डेमोग्राफिक चेंज पर, ठीक है। तो ये गलत है। और कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो यह भी ग्रीन बॉन्ड के ऑब्जेक्टिव का पार्ट है क्योंकि यह इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं जो ग्रीन इनिशिएटिव को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यह भी ग्रीन बॉन्ड के ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हमारा चेंजेस टू द डेमोग्राफी है वो पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट पार्ट ऑफ द प्री डील प्रिपरेशन विथ रिगार्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी? SPAC के बारे में एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यानी SPAC के लाइफ साइकिल के प्री डील प्रिपरेशन में कौन सा एक्टिविटी नहीं होता? यहाँ पे कीवर्ड क्या है? प्री डील प्रिपरेशन। पहला ऑप्शन का रहा है आइडेंटिफाई लीड इन्वेस्टमेंट एंड M&A मर्जर एंड एक्विजिशन लॉयर, develop forecasting model, develop a story and evaluate your company valuation, identify an advisor to project manage the process and help develop the deal timeline, conduct employee education and communication around the SPAC transaction and around being a public company। कौन सा एक्टिविटी पार्ट नहीं है ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ही कर रहा है कि आइडेंटिफाई लीड इन्वेस्टमेंट एंड M&A लॉयर, तो यह एक्टिविटी जरूरी है क्योंकि SPAC ट्रांजेक्शन के लिए लीगल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। डेवलप फॉरकास्टिंग मॉडल, डेवलप स्टोरी, इवैल्यूएट योर कंपनी वैल्यूएशन, तो यह एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि SPAC ट्रांजैक्शन के लिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और कंपनी वैल्यूएशन का इवैल्यूएशन जरूरी है। ऑप्शन सी कर रहा है कि आइडेंटिफाई एन एडवाइजर टू प्रोजेक्ट मैनेज द प्रोसेस एंड हेल्प डेवलप द डील टाइमलाइन, तो यह एक्टिविटी भी रेलिवेंट है क्योंकि SPAC प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। कंडक्ट एम्प्लॉय एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अराउंड द SPAC ट्रांजेक्शन एंड अराउंड बीइंग अ पब्लिक कंपनी, हाँ ये सही बात है। एम्प्लॉय को एजुकेट करना और SPAC ट्रांजेक्शन के बारे में उन्हें बताना प्री डील प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है ना एम्प्लॉय को एजुकेट करना, फिर SPAC ट्रांजेक्शन के बारे में बताना, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्री डील प्रिपरेशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो अभी हमने 2-3 चीज़ कंसेप्ट क्लियर किए। पहले मैंने आपको ग्रीन बॉन्ड के बारे में बताया कि ग्रीन बॉन्ड का फोकस एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट पर होता है लेकिन डेमोग्राफिक चेंज उनका पार्ट नहीं होता। फिर अभी मैंने आपको बताया कि SPAC के जो प्री डील प्रिपरेशन होते हैं इसमें एम्प्लॉय एजुकेशन और कम्युनिकेशन नहीं होता, यह पोस्ट डील एक्टिविटी होता है, ठीक है। फिर अगला सवाल देखते हैं SPAC के बारे में। दूसरा सवाल है कि SPAC स्पॉन्सर आमतौर पर किस परसेंटेज का स्टेक होल्ड करते हैं और SPAC में थ्रो फाउंडर शेयर और वारंट टू परचेज मोर शेयर, क्या कर रहा है SPAC स्पॉन्सर टिपिकली ऑन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन द SPAC थ्रू फाउंडर शेयर इन एडिशन टू द वारंट टू द परचेज मोर शेयर, यानी परसेंटेज ऑफ स्टेक पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन कर रहा है 10, 20, 30, 40। देखिए SPAC स्पॉन्सर का स्टेक 10% तो नहीं होता है, यह परसेंटेज यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है, 20% भी नहीं होगा, ठीक है। 20% सही है। SPAC स्पॉन्सर टिपिकली अपने फाउंडर शेयर और वारंट के थ्रू SPAC में 20% स्टेक रखते हैं, यह एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 20% इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंसिडर टू ए पार्ट ऑफ द डील एग्जीक्यूशन एक्टिविटी, यानी कौन से एक्टिविटी को डील एग्जीक्यूशन एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए। पहला कह रहा है LOI एंड मर्जर नेगोशिएशन। तो LOI का मतलब समझते हैं आप, LOI का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट। क्या मतलब होता है? लेटर ऑफ इंटेंट। देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट और मर्जर नेगोशिएशन डील एग्जीक्यूशन का पार्ट होते हैं। यह इनिशियल एग्रीमेंट और डिस्कशन को इन्वॉल्व करते हैं। कैन नॉट करा है, ध्यान दीजिएगा। टैक्स स्ट्रक्चरिंग भी डील एजुकेशन का पार्ट है। ट्रांजेक्शन के टैक्स इम्प्लीकेशन को समझना जरूरी होता है। इन्वेस्टर रिलेशन, बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टर रिलेशन एक सेपरेट एक्टिविटी है जो डील एजुकेशन का पार्ट नहीं होता। ये समझिए कि एक तरह का पोस्ट डील एक्टिविटी होता है, राइट। पोस्ट डील एक्टिविटी होती है जिसमें इन्वेस्टर के साथ रिलेशन मैनेज किए जाते हैं। ऑप्शन डी का रहा है ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग। तो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग भी डील एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ट्रैक और मैनेज करना जरूरी है। तो सही जवाब क्या है इसका? कैन नॉट बी कंसिडर टू इन्वेस्टर रिलेशन। इन्वेस्टर रिलेशन को हम लोग जो है डील एजुकेशन एक्टिविटी का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अभी हमने दो कंसेप्ट क्लियर किए। पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी होती है, इसमें स्टेक के बारे में बताया कि SPSE के जो स्पॉन्सर हैं इनका 20% स्टेक जो है रखते हैं अपने फाउंडर शेयर और वारंट के थ्रू। तो 20% से स्टेक जो है फाउंडर शेयर और वारंट के थ्रू रखते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमने क्लियर किया। और फिर हमने बताया आपको डील एजुकेशन एक्टिविटी के बारे में। ये क्या होता है? ये बेसिकली इन्वेस्टर रिलेशन को डील एजुकेशन एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाता, या पोस्ट डील एक्टिविटी होता है। बाकी LOI, टैक्स स्ट्रक्चरिंग, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग, ये सब के सब हमारे डील एजुकेशन स्ट्रेटजी के पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट SPSE के बारे में इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SPSE इज इनकरेक्ट? पहला ऑप्शन कर रहा है an SPSE is an entity is specifically set up with the objective of acquiring a firm in particular sector। क्या लगता है? यह बिल्कुल सही है। SPSE को एक स्पेसिफिक सेक्टर में एक्विजिशन करने के लिए सेटअप किया जाता है, ठीक है। इनकरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। फिर क्वेश्चन बी कर रहा है कि ऑप्शन बी कर रहा है कि SPSE एम्स टू रेज मनी इन IPO विदाउट एनी ऑपरेशन और रेवेन्यू। ये भी सही है। SPSE टिपिकली IPO के थ्रू रेज करते हैं विदाउट हैविंग एनी ऑपरेशन और रेवेन्यू। फिर कह रहा है इफ एक्विजिशन इज नॉट मेड विद इन 1 ईयर ऑफ द IPO द SPSE इज डिलिस्टेड एंड द मनी इज रिटर्न टू देयर इन्वेस्टर। देखिए ये भी सही है। यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए SPSE ये गलत है, क्योंकि यही हमारा सही होगा कि गलत पूछा गया ना। क्योंकि देखिए SPSE को IPO के बाद 2 साल का टाइम मिलता है एक्विजिशन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले IPO होगा, उसके बाद एक्विजिशन को कंप्लीट करने के लिए 2 साल का टाइम मिलता है SPSE को, ठीक है। अगर एक्विजिशन नहीं होता है तो SPSE को डिलिस्ट कर दिया जाता है और इन्वेस्टर को उनका पैसा वापस दे दिया जाता है। फिर ऑप्शन डी कर रहा है कि SPSE आर ऑल्सो नोन एज अ ब्लैंक चेक कंपनी। हाँ, ये भी सही है। SPSE को ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर को पता होता है कि किस कंपनी को एक्वायर किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SPSE इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कह रहा है कि ऑल SPSE इन्वेस्टर सीक हाई फ्लाइंग रिटर्न। देखिए यह थोड़ा मिसलीडिंग है। SPSE इन्वेस्टर अलग अलग गोल के साथ इन्वेस्ट करते हैं, सबको हाई रिटर्न नहीं चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो गोल हैं वो वैलिड गोल्स होते हैं। ऑल डू नॉट नीड हाई रिटर्न्स, ठीक है। फिर कह रहा है SPSE हैव 2 मेन स्टेक होल्डर ग्रुप। तो यह सही है। SPSE के 2 मेन स्टेक होल्डर ग्रुप होते हैं। एक होते हैं हमारे स्पॉन्सर और एक होते हैं हमारे इन्वेस्टर। स्पॉन्सर और इन्वेस्टर ये 2 मेन ग्रुप होते हैं। मोस्ट SPSE टारगेट और वेल इस्टेब्लिश फर्म, ये गलत है, क्योंकि SPSE का प्राइमरी टारगेट होता है अनलिस्टेड इमर्जिंग कंपनी जो ग्रोथ का पोटेंशियल के साथ होती है। तो हमारे जो अनलिस्टेड कंपनी है, जो हमारी इमर्जिंग कंपनी है, ये इनका मेन टारगेट होता है, ठीक है। वेल इस्टेब्लिश फर्म टारगेट नहीं होता। तो ये हमारा गलत है। ये क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ये गलत है, ठीक है। 2 मेन स्टेक होल्डर बता दिया, स्पॉन्सर और इन्वेस्टर। और पहला पॉइंट भी क्लियर था कि यह थोड़ा मिसलीडिंग है। पहला गलत है दोस्तों। इसी हाई फ्लाइंग रिटर्न जो कर रहा है ना, क्योंकि देखिए SPSE इन्वेस्टर अलग अलग गोल के साथ इन्वेस्ट करते हैं, सबको हाई रिटर्न नहीं चाहिए होता है, सबका गोल अलग अलग होता है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि SPSE डील्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन टाइट टाइमलाइन। अब ये गलत है। ये क्या है? SPSE डील कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें टाइट टाइमलाइन पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। करेक्ट पूछा गया है, ये सही होगा। 2 मेन स्टेक होल्डर हैं। तो
तो दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा मॉड्यूल डी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। प्लीज़ इसके बाद इससे आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। दोस्तों हमारे पास AVFM के कैप्सूल कोर्स हैं, क्रैश कोर्स है, जिसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए व्हाट्सअप करें और वीडियो को यदि पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।